So hello guys, welcome to Crazy, that is concept revision anytime anywhere for JEE Mains Advanced and other engineering exams। तो आज हम एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे बायनोमियल थ्योरम चैप्टर का। ये चैप्टर बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट चैप्टर कह सकते हैं इसको। जेई मीन्स और एडवांस दोनों में इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं। मतलब जेई मीन्स में आप देखोगे हर पेपर में एक क्वेश्चन तो मिनिमम आएगा ही आएगा, दो भी आ सकते हैं। तो दो क्वेश्चन मतलब कि 8 मार्क्स जेई मेंस में, जो कि बहुत बड़े मायने रखते हैं और इजी क्वेश्चन आते हैं। मतलब आप उनको कम टाइम में 1 से 1.5 मिनट के बीच में आप क्वेश्चन को कर सकते हो। तो एक तरीके से ये फ्री के मार्क्स हो जाते हैं कि ये तो आपके आने ही चाहिए। तो इसलिए ये चैप्टर अपने को, ऐसे चैप्टर जो होते हैं वो प्रिपेयर जरूर करने चाहिए और ढंग से प्रिपेयर करने चाहिए ताकि अपनी रैंक अच्छी आए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बायनोमियल थ्योरम क्या होता है। बायनोमियल थ्योरम जो है उसका अपना एक्सपेंशन देखते हैं। x प्लस वाई की पावर n है, उसका एक्सपेंशन दिखाता है बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, तो x प्लस वाई की पावर n है तो nc0 x की पावर n प्लस nc1, जैसे जैसे ये इंक्रीज होता जाएगा x की पावर डिक्रीज हो जाएगी और y की पावर इंक्रीज होती जाएगी। तो ये x की पावर n से लेकर 0 तक है और y की पावर 0 से लेकर n तक है। तो टोटल टर्म्स आप क्या समझते हैं कितनी होगी। देखो, ये x की पावर n है, ये जा रही है x की पावर 0 तक, है ना। तो ये x पावर n जो है ये x पावर 1 तक कितने टर्म हो गए, 1 से लेकर n, मतलब कि n और ये एक और टर्म, तो टोटल टर्म कितने हो गए n प्लस 1। ठीक है, ये बच्चे कभी कभार भूल जाते हैं कि टोटल टर्म्स n नहीं होते, टोटल टर्म्स n प्लस 1 होते हैं। ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन क्या होगा, एक तो 1 हो गया, मतलब एक जो अपना वेरिएबल है वो 1 हो गया, एक वेरिएबल बचा सिर्फ x। तो यहाँ पे जैसे x है इसकी जगह पे 1 डाल दो, तो बचा क्या, y की जगह पे x डाल देंगे, तो ये बचा nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर टिल ncn x की पावर n। इससे भी आप देख सकते हो x की पावर 1 से लेकर x पावर n तक कितने हो गए n और ये 1, n प्लस 1 टर्म्स। ठीक है, तो अब टी आर प्लस 1 ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है आर प्लस 1th टर्म। मतलब कि ये जो एक्सपेंशन है, ठीक है, ये वाला एक्सपेंशन देख लो, या तो x प्लस वाई की पावर n में देखना है तो ये वाला एक्सपेंशन देखते हैं। इसमें r प्लस 1 वाली टर्म कौन सी होगी, जैसे कि r मान लो आप 3, तो फोर्थ टर्म, r प्लस 1 मतलब 4 हो गया, फोर्थ टर्म कौन सी होगी, 1 2 3 फोर्थ, मतलब कि x पावर n माइनस आर वाई की पावर आर, आर में अपन ने 3 माना था ना, तो एन सी थ्री एक्स की पावर n माइनस 3 वाई की पावर 3, जो कि इसके जस्ट बाद आएगा। समझ सकते हैं ना आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ टर्म, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, आर क्या होगा 3 होगा। तो आप लोगों को ये चीज समझ आ रही होगी कि r प्लस 1 टर्म है, मतलब कि जैसे अगर फोर्थ टर्म है जिसमें r अपन ने 3 लिया है, तो जो पावर में जो r आता है वो एक टर्म लेस चलता है जो अपन टर्म ले रहे हैं उससे। ठीक है, जैसे कि देखो ये सेकंड टर्म है, फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, तो y की पावर कितनी है इसमें 1 है, तो 1 एक कम चल रहा है ना, ये टर्म nth टर्म से एक कम चल रहा है इसकी पावर। वैसे ही ये थर्ड टर्म है, इसकी पावर 2 चल रही है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत बार क्वेश्चंस में गलती कराती है। ठीक है, अब ये क्या बोलता है कि x और y की जो पावर होती है उनको आप ऐड करोगे तो वो हमेशा n लाएंगी। n माइनस आर है, इसकी पावर r है, तो n माइनस आर प्लस आर कितना हुआ, n हुआ, है ना। ऐसे प्रूफ करते रहिएगा, क्योंकि जब आप मैथ्स में चीजें प्रूव करते हैं ना, आपको उनसे शॉर्टकट्स निकलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के अलग अलग तरीके निकलते हैं, जिससे कि मैथ्स इजी हो जाती है। ठीक है, अब इस चैप्टर में और कौन से टॉपिक होते हैं, एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होता है जो जेईई में से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ऐसे आता है क्वेश्चन में कि फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है इसमें। अब इसमें फाइंड कैसे करते हैं, पहले तो जनरल टर्म लिख लेते हैं। ठीक है, जनरल टर्म क्या होगी, एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर
और ये दूसरी क्या है, टू टू अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर आर। अब अपन को टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बोल रहे हैं, मतलब कि एक्स की पावर 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो अपन इसको यहाँ पे एन डाल दिया अपन ने 6 CR, एक्स की पावर 6 माइनस आर, 2 की पावर आर, और एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में तो एक्स की पावर -2r इज इक्वल टू ए, मतलब अपन कोएफिशिएंट को मान लेते हैं, चलो ए हो जाएगा ए इंटू एक्स की पावर 0, क्योंकि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए, मतलब एक्स पावर 0 1 होता है। अब अपन ने यहाँ से सिर्फ x की पावर को कंपेयर किया, तो x की पावर 6 माइनस 3r इक्वल टू 0 हो गया। उससे अपने r की वैल्यू आ गई 2, उसको अपन ने पुट कर दिया, तो कौन सी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है, वो आ गई 60। ऐसे अपन फाइंड करते हैं, इजी है ना। देखो यही क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाता है मेंस में। चलो आगे चलते हैं। मिडल टर्म, ये भी पूछते हैं क्वेश्चन में कि एक अपन को बायनोमियल एक्सपेंशन दे देते हैं, उसका बोलते हैं मिडल टर्म बताओ। अब अगर n इवन है, n मतलब कि जो पावर होती है वो इवन है, तो कैसे निकालेंगे, तो t n/2 + 1 जो है वो मिडल टर्म होगा। अगर पावर इवन है तो एक ही मिडल टर्म होगा, और अगर पावर ऑड है तो दो ही मिडल टर्म होंगे। ठीक है, इनको याद कैसे रखें, देखो अगर n इवन है मतलब कि डिविजिबल बाय 2 है, तो t n/2 + 1, मतलब n/2 ओपन करेंगे तो कोई इंटीजर ही आएगा ना वो। ये याद रखने का इजी तरीका है कि अगर n इवन है तो अपन t n/2 + 1 रख देंगे, तो वो एक ही टर्म होगी। और अगर n ऑड है, मतलब n/2 तो अपन कर नहीं सकते, तो n+1/2 एक टर्म ये हो गई, और एक हो गई t n+1/2 + 1। ठीक है, मतलब कि n अगर मान लो कि 6 है, ठीक है, तो 6 हो गया इवन, 6/2 3 + 1, T4 जो होगा वो मिडल टर्म होगा, अगर ये n जो है वो 6 है। अब n को एक बार 7 मान लो, 7 मानेंगे तो ऑड हो गया, तो 7 + 1 8/2 4, मतलब कि T4 और T5 फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म मिडल टर्म हो जाएगी। और मिडल टर्म जो, जब दो मिडल टर्म आ रही है वो दोनों मिडल टर्म सेम होगी और इनका कोफिशिएंट भी सेम होगा। ठीक है, और हाँ दूसरी एक और बात कि उनका जो बायनोमियल कोफिशिएंट होता है NCR वाला, ये भी उनका ग्रेटेस्ट होगा। ठीक है, ऐसे करके अपन निकाल सकते हैं मिडल टर्म। ये कुछ फॉर्मूले होते हैं जो हमको याद रखने होते हैं। अब जैसे ये है NCR + NCR-1 इक्वल्स टू n+1 CR, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, एडवांस के भी, मेंस के भी आते हैं, एडवांस के भी आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस पे कि अपन को एक सीरीज दे देते हैं और उसको अपन को सॉल्व करना होता है। अब उसको सॉल्व कैसे करना होता है, अपन को इस फॉर्म में लाना पड़ता है उसको, NCR और NCR-1 के फॉर्म में। इस फॉर्म में आते ही सॉल्व हो जाता है वो। और एडवांस में एक क्वेश्चन मैंने ये भी देखा था कि अपन NCR-1 को उस साइड लेके जाएंगे तो डिफरेंस क्रिएट करते हैं ना अपन, याद होगा आप लोगों को सीरीज वाले चैप्टर में सिखाते हैं VN मेथड कि डिफरेंस क्रिएट करके उसके बाद आगे अपन प्रोसीड करते हैं। वैसे ही सेम ऐसे सॉल्व किया हुआ था, एक एडवांस का क्वेश्चन भी था। चलो अब आगे दूसरा वाला ये देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला ये है NCR/NCR-1। इसको आप सीधा सीधा सॉल्व भी कर सकते हो, पर एग्जाम में कभी कभार इतना टाइम नहीं मिलता, और टाइम सेव करने के लिए बच्चे क्या करते हैं, इसको याद कर लेते हैं। ये 2-3 फॉर्मूले ही हैं, इनको याद कर लेते हैं तो मतलब ईजी हो जाता है। इसलिए आप लोग भी याद कर लीजिएगा अगर मुश्किल नहीं लगे तो, और अगर ज़्यादा दिक्कत लगे तो रहने देना, एग्जाम में सॉल्व करके निकाल लोगे, 1 सेकेंड लगेगा। ठीक है, एक और टॉपिक ले लेते हैं, ये होता है न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ग्रेटेस्ट टर्म कैसे निकालेंगे, अगर अपन को एक बायनोमियल कोएफिशिएंट दे रखा है x+y⁴n, तो अपन सबसे पहले n जो है, मतलब n जो पावर है, n+1/1 + mod ऑफ x/y। x और y क्या है, ये कोएफिशिएंट नहीं है वेरिएबल के, ये पूरा पूरा टर्म है। यहाँ पे जो भी हो, यहाँ पे कोई नंबर हो, वेरिएबल हो, या दोनों मिक्स हो, वो पूरा का पूरा यहाँ पे अपन इस फॉर्मूले में डालते हैं। ठीक है, तो इसको अपन इक्वल पुट करते हैं m के। m क्या है, m कुछ भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, नॉन इंटीजर भी हो सकता है। ठीक है,
तो अगर m इंटीजर होगा तो tm और tm+1 ग्रेटेस्ट टर्म्स होंगी, ठीक है। अगर m इंटीजर नहीं निकला, क्योंकि देख सकते हो आप ये फ्रैक्शन में है तो इंटीजर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो अगर m इंटीजर नहीं होगा तो टी एम डैश प्लस वन ग्रेटेस्ट टर्म होगा। और m डैश क्या होगा? m का फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब m का जो इंटीग्रल पार्ट होगा। m मान लो 4.6 है तो m डैश क्या होगा? 4। समझ गए? वो वाला टर्म जो होगा वो हो जाएगा ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिखाया है, फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ 3 माइनस एफ एक्स की पावर 11 जब x की वैल्यू दे रखी है 1/5, ठीक है। तो अपन m निकालेंगे, n+1/1 प्लस मॉड ऑफ x अपॉन y। n क्या है? 11, 11+1 जो कि हो गया 12, और 1 प्लस x क्या है? 3, और y क्या है? -5x। देखो पूरा टर्म लिखना है अपन को, चाहे वो मिक्सचर हो टर्म्स का, या फिर एक सिंपल वेरिएबल हो, या फिर एक सिंपल नंबर हो। अब यहाँ पे x की वैल्यू अपन डाल देंगे 1/5, तो ये 3/-1 हो गया, मतलब -3। अब मॉड लेंगे तो वो 3 हो जाएगा, 12/3+1 मतलब कि 12/4 जो कि हो गया 3। तो m आ गया अपना इंटीजर, तो मतलब कि tm एंड tm+1 ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएंगे, मतलब कि t3 एंड t4। अपन दोनों को निकाल के देख लेते हैं कि वो दोनों सेम होती हैं कि अलग अलग होती हैं। t3 एंड t4, t3 देखो NCR थर्ड टर्म है, तो R तो 2 होगा। बताया था ना मैंने ऊपर कि एक टर्म कम चलती है पावर वाली। 11C2, 3 की पावर 11-2 मतलब कि 9, और -5x की पावर 2। तो ये 11C2 हो जाता है अपना 55, और 3 की पावर 9, और ये तो 5 इंटू 1/5, ओके। ये 1 हो गया, 1 की पावर 2 1, -1 की पावर 2 1, तो ये हो गया 55 इंटू 3 की पावर 9, ठीक है। और अब अपन T4 निकालेंगे, ये होता है 11C3, एक स्टेप कम चल रहा है अपना, है ना। R वाला जो टर्म है वो एक कम चलता है। 11C3, 3 की पावर 8 इंटू -5x की पावर 3। ये 8 कहाँ से आया? 11-3 से, 11 - R से। अब ये हो गया -11C2 जो होता है 55 होता है। अब C3 है, मतलब कि इंटू ऊपर के अंदर 9 और आएगा। देखो सॉल्व करके बताता हूँ। 11 इंटू 10 इंटू 9 अपॉन में 2 इंटू 3 इंटू 3 की पावर 8, और यहाँ से क्या आएगा? 5 इंटू 1/5 तो अपना 1 हो गया, सिर्फ माइनस है, -1 की पावर 3 माइनस आ जाएगा बाहर। ये कितना है? 5, ये कितना गया? 3, तो ये भी वही बन गया 55 इंटू 3 की पावर 9, बस यहाँ पे माइनस साइन हो गया। तो टर्म्स तो दोनों सेम है, T3 एंड T4 ग्रेटेस्ट टर्म है, मतलब इनकी वैल्यू जो है मॉड लेंगे अगर तो वो दोनों तो सेम है, बस एक माइनस साइन का डिफरेंस है। वो तो देखो क्वेश्चन में आप देख रहे हो, यहाँ पे माइनस है, 3-5x है, तो माइनस का साइन तो डिफरेंस तो आएगा ही। अगर यहाँ पे प्लस होता तो वो भी सेम हो जाता। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंशन, 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन अपन ने ऊपर देखा था, C0 प्लस C1x प्लस C2x प्लस C3x², ऐसे करके, है ना। अगर अपन इसमें x की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये 1+1 की पावर n मतलब कि 2 की पावर n हो जाता है। अब अगर इसमें अपन x की वैल्यू -1 रख देते हैं तो फिर इसका एक्सपेंशन कैसा होगा? C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3, यहाँ पे x होता ना वैसे, C0 माइनस C1x प्लस C2 माइनस C3x, ऐसे करके, है ना। अपन ने x इक्वल्स टू -1 रखा तो ये ऑल्टरनेट पे माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे -1 रखेंगे तो 1 - 1 तो 0 हो गया, और 0 की पावर कुछ भी रखो वो 0 ही होता है, तो मतलब कि ये 0 हो गया। तो अपन ये सारी जो नेगेटिव वाली टर्म्स हैं उसको अपन इक्वल्स टू के उस साइड ले आते हैं 0 की तरफ। तो उससे अपन का क्या निकलता है? C0 प्लस C2 मतलब इवन टर्म्स जो है
वो इक्वल्स टू ऑड टर्म्स, C0 प्लस C2 प्लस C4 इज इक्वल टू C1 प्लस C3 प्लस C5। अब इसको मान लो अपन x मान लेते हैं, ठीक है। ये क्या था, ये इवन वाली टर्म्स प्लस ऑड वाली टर्म्स है, तो उसको अपन x प्लस एक्स इक्वल टू 2x लिख सकते हैं। 2x इक्वल टू 2 की पावर n है, तो x क्या होगा, 2 की पावर n माइनस वन। मतलब कि ये दोनों जो हैं ये इक्वल होते हैं, ये इक्वल टू का साइन है, ये इक्वल होते हैं 2 की पावर n माइनस वन के, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ये भी याद रखना है आपको, ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो अपन ने फाइंड कर लिया। अब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इन सीरीज का, ये भी आता है बहुत बार, एडवांस के क्वेश्चंस में ज़्यादा पूछा जाता है, मेंस में भी कभी कभार पूछ लेते हैं, तो ये भी याद रखना। जैसे 1 प्लस एक्स पावर एन है और उसका एक्सपेंशन क्या होता है, C0 प्लस C1 एक्स प्लस C2 ऐसे ऐसे Cn एक्स पावर n तक, ठीक है। अब अगर अपन को यहाँ पे x की वैल्यू, जो अपने r की वैल्यू है, जैसे ये CR लिखते हैं ना अपन, NCR, तो अगर अपन को r की वैल्यू जस्ट अपने कोएफिशिएंट के आगे चाहिए या फिर x की पावर के आगे चाहिए, तो अपन को क्या करना चाहिए, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो x की जो पावर होती है वो सेम होती है r के, NCR x की पावर r, तो वो r जो है वो डिफरेंशिएट करने से नीचे आ जाएगा और x की पावर एक कम हो जाएगी, ठीक है। तो अपन इसको डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, n इंटू वन प्लस एक्स की पावर n माइनस वन, ये रहा। दूसरी साइड करेंगे तो C0 जो है ये तो कांस्टेंट है, तो गया, जीरो हो जाएगा डिफरेंशिएट होके। C1x है उसका डिफरेंशिएशन C1 हो गया, C2 एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, और यहाँ पे C2 एज इट इज रहेगा, प्लस C3 एक्स क्यूब होता तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होके 3x स्क्वायर इंटू C3 हो जाएगा। ऐसे चलता 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 यहाँ पे n माइनस वन आएगा, ठीक है। अब अपन ने इसमें x की वैल्यू 1 रख दी, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये n इंटू टू की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू C1 प्लस 2C2 प्लस 2C3 प्लस 3C3 प्लस 4C4, ऐसे ऐसे चलते चलते मतलब NCN तक पहुंच जाएंगे अपन। मतलब कि जो अपना R आ रहा था नीचे, NCR में जो R आता है वही अपने कोएफिशिएंट के आगे आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चंस क्लास में सिखाते हैं और ये क्वेश्चंस एग्जाम में भी आते हैं, लेकिन थोड़ा चेंज होके आते हैं। अब मान लो इसमें एक और बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा बताओ, ये तो जीरो हो जाएगा, ये क्योंकि कांस्टेंट है, यहाँ पे ये कांस्टेंट होके 2 हो जाएगा, ये 2C2x है ना, तो ये कांस्टेंट होके 2C2 हो जाएगा, प्लस ये 3 इंटू 2 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वाला 4 इंटू 3, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, तो वो अपन दो बार डिफरेंशिएशन से निकाल सकते हैं। अब इंटीग्रेट करने वाला अगर अपन को अपॉन में लाना है, ये तो अपन ने कोएफिशिएंट के जस्ट आगे लाया है मल्टीप्लिकेशन में, अगर अपन को कोएफिशिएंट के अपॉन में लाना है एक बड़ा टर्म, तो अपन इंटीग्रेट करेंगे, है ना। ये सिंपल सा स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि अपन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा अगर अपॉन में लाना है। तो अगर अपन 1 प्लस एक्स की पावर एन को इंटीग्रेट करेंगे तो 1 प्लस एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट भी तो आएगा, कांस्टेंट को मत भूल जाना। तो ये अपन ने कांस्टेंट निकाला। कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, अगर अपन x को जीरो रख देते हैं तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, ये यहाँ पे भी x जीरो रखेंगे तो ये 1 की पावर n प्लस वन, मतलब कि 1 अपॉन n प्लस वन हो गया। तो अपने c की वैल्यू जो आ गई वो इसको इधर ले जाएंगे, माइनस 1 अपॉन n प्लस वन आ गई। ऐसे अपन ने कांस्टेंट टर्म निकाल लिया और उसको इसमें पुट कर देंगे, तो ये पूरी टर्म की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे पुट कर देंगे और x को 1 रख देंगे तो अपना C0 प्लस C1/2 प्लस C2/3 ये वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे अपन ने c को पुट कर ही दिया है कांस्टेंट को, माइनस 1 अपॉन n प्लस वन, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स था, x को अपन ने 1 लिया है तो ये 2 हो गया।
2n+1 - 1 n+1। ठीक है, तो ये था चैप्टर का अपना मेन पोर्शन जो जेई मेंस और एडवांस वाले पूछते हैं। इसको थोड़ा और चेंज करके पूछते हैं एडवांस वाले, बाकी मेंस वाले सिंपल इसी में से पूछ लेते हैं। तो मेंस क्रैक करना तो बहुत इजी है। मेंस में बायनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इजी आते हैं, तो आप लोग बहुत इजीली उसमें 100% स्कोर कर सकते हो बायनोमियल थ्योरम में। तो इसीलिए इस चैप्टर को बिल्कुल मत छोड़ना, और देखो अब आगे कैसे अपन को प्रिपरेशन करनी चाहिए जेई मेंस की। जेई मेंस में एक ही टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैंने 7 टाइप से क्वेश्चन नोट डाउन करे हैं, उन 7 टाइप्स में से ही वो चेंज कर करके क्वेश्चंस पूछता है, लेकिन पूछता उन्हीं में से है। हर पेपर में आप देख सकते हो, आप प्रीवियस ईयर 5 साल के, 6 साल, 10 साल के पेपर निकाल लो, इन 7 के अलावा बहुत ही रेयर कुछ पूछा होगा। ठीक है, सबसे पहला मैंने लिखा रिमाइंडर। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ना ऐसे कि अगर 8 की पावर 2n डिवाइड बाय 9 करा तो रिमाइंडर क्या बचेगा। अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। 8/9 करोगे तो वो क्या होता है -1, -1 की पावर 2n करोगे तो वो कितना होगा 1 की पावर n, मतलब कि 1, तो रिमाइंडर बच गया 1। दूसरा तरीका ये कि 8 की पावर 2n है तो उसको लिख दिया अपन ने 64 की पावर n। अब 64 को नियरेस्ट टर्म में लेके जाना है जो कि 9 से डिविजिबल हो, मतलब कि 63 + 1 हो गया। अब 63 9 से डिविजिबल होता है ना, तो ये पूरा जो टर्म होगा, जब इसका अपन एक्सपेंशन लिखेंगे, इसका एक्सपेंशन लिखेंगे, तो जिस जिस टर्म में 63 आएगा वो तो 9 से डिविजिबल हो ही जाएगा। तो रिमाइंडर कौन सा बचेगा जिसमें 63 नहीं आए, और 63 कब नहीं आएगा, सिर्फ एक ही टर्म होगा जो कि जिसमें कि NCN 1 की पावर n होगा, मतलब कि 1। NCN भी 1 होता है, 1 की पावर n भी 1 होता है, मतलब कि रिमाइंडर 1 बचा। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। बहुत इजी होते हैं रिमाइंडर वाले क्वेश्चन, लेकिन आते हैं, बहुत आते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं। सेकंड टाइप ये है कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r। अपन का क्वेश्चन आता है कि जैसे ये एग्जांपल लिया है मैंने, ये फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4 इन 1 + x + x² की पावर n, जब n की वैल्यू दे रखी है 3। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, 1 + x को एक टर्म मान लो, x² को दूसरी मान लो। अब इसमें 2 बार बाइनोमियल एक्सपेंशन लगेगा। इसमें अपन को ये अज्यूम करना पड़ेगा x पावर 4 बन कैसे सकता है, या तो x की पावर 2 का स्क्वायर कर दो, है ना, यानी कि ये पहले इसका अपन ने एक्सपेंशन लिखा NCR 1 + x की पावर n - r इंटू x की पावर r। ठीक है, ये मैंने लिखा एक्सपेंशन। अब या तो इसकी पावर 2 हो जाए तो ये सीधा सीधा x की पावर 4 हो जाएगा और यहां से मैं 1 ले लूंगा, या फिर ये भी x पावर 2 हो जाए, ये भी x पावर 2 हो जाए। ठीक है, तो इनके अलावा कोई तरीका हो सकता है। देखो ये वाला टर्म जो है ये x पावर 4 अपन को नहीं दे सकता, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर ही 3 है। जब इसकी मैक्सिमम पावर 3 है तो ये x पावर 3 तक जा सकता है, और ये वाला टर्म अपन को x नहीं दे सकता। तो सिर्फ ये दो ही वेज बचे जो कि अपन को x पावर 4 दे सकते हैं। और ये इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है करने का सॉल्व। यही करना पड़ेगा आपको, केसेस बनाने पड़ेंगे अलग अलग, जिनसे x की पावर आप निकाल के उनको ऐड करके जो पूछी हुई x की पावर है वो निकाल सकते हो। ऐसे ही सॉल्व होंगे ये। ठीक है, तो अपन ने ये निकाला। अब ये दो ही तरीके हैं। आपसे क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि नंबर ऑफ फाइंड कोएफिशिएंट बताना है, अपन को तो कोएफिशिएंट बताना है, इसमें नंबर नहीं पूछा। ठीक है, अपन ने इसका कोएफिशिएंट निकाला। ये x पावर 2 कब होगा, ये जब यहाँ पे r की वैल्यू जो है वो 1 रखें अपन, तभी यहाँ पे भी x पावर 2 होएगा। तो 3c1 अपन ने ये सॉल्व कर लिया। ये x² + 2x³ + x पावर 4 है, तो यहाँ से x पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या है 3c1, वो अपन ने नोट कर लिया। अब यहाँ पे 1 कब आएगा, जब यहाँ पे r अपन लेंगे। अच्छा 1 लाना तो यहाँ पे r अपन कुछ भी ले सकते हैं, तो 1 तो आएगा ही आएगा,
लेकिन यहाँ पे x पावर 4 कब आएगा, जब अपन r की वैल्यू 2 लेंगे। तो इसलिए अपन ने 3c2 लिया, 1 प्लस एक्स इंटू एक्स पावर 4। अब यहाँ से अपन ने x पावर 4 का कोएफिशिएंट निकाला 3c2, इसको यहाँ पे नोट कर लिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, 3 प्लस 3 6 हो गया। तो यानी कि अपना x पावर 4 का कोएफिशिएंट इसके एक्सपेंशन में क्या आ गया, 6। ठीक है, एक और टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं मिडल टर्म। अपन ने ऊपर मिडल टर्म और ग्रेटेस्ट टर्म को अपन ने डिस्कस कर ही लिया। ठीक है, ये दो टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं। एक होता है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ये भी अपन ने ऊपर डिस्कस कर लिया, है ना। एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि अपने बायनोमियल कोफिशिएंट जो है वो एपी में है, तो अपन मान लेते हैं कि सी आर प्लस 1 सी आर प्लस 2 एपी में है। अब वो क्वेश्चन ये पूछता है कि आर बताओ। अपन को कोई भी दो कंडीशन दे रखी होगी और तीसरी चीज पूछ लेगा, मोस्टली क्वेश्चंस यही करते हैं, है ना। तो अपन इसमें एपी का फॉर्मूला लगा लेंगे, एन सी आर प्लस 2 इक्वल्स टू 2 ऑफ एन सी आर प्लस 1। अब इसमें अपन सी वाला फॉर्मूला लगा के एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला लगा के पूरा सॉल्व करेंगे। उसके बाद अपन आर की वैल्यू या एन की वैल्यू जो निकालनी होगी वो निकालेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स, ये भी पूछते हैं बहुत बार। नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स कैसे निकालोगे, जैसे ये क्वेश्चन है कि 2 की पावर 1/2 प्लस 3 की पावर 1/5 की पावर 10 है, इसके एक्सपेंशन में कितनी रेशनल टर्म्स है ना। वो कैसे निकालोगे, पहले तो जनरल फॉर्म लिखो। सबसे पहली बात जनरल फॉर्म लिखना। जनरल फॉर्म अपन ने लिख लिया, 10cr इंटू 2 की पावर 10 माइनस r/2 इंटू 3 की पावर r/5। अब रेशनल पूछा है तो मतलब कि r जो है r/5 जो है वो इंटीजर होना चाहिए और 10 माइनस r/2 जो है वो भी इंटीजर होना चाहिए। अब इस केस को देखेंगे, r/5 जो है वो इंटीजर होना चाहिए। वो इंटीजर कब कब हो सकता है, जब r या तो 5 हो या फिर 10 हो या फिर 0 हो। ठीक है, अब अपन उसको इसमें पुट करके देखेंगे 10 माइनस r/2 में। r अगर इक्वल्स टू 5 रखते हैं तो ये 5/2 मतलब ये इरेशनल टर्म बना देगा 2 की पावर 5/2। पर जब अपन r इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो 2 की पावर 5 आएगा, r इक्वल्स टू 10 रखेंगे तो 2 की पावर 0 आएगा, तो वो रेशनल टर्म देगा अपन को। ठीक है, तो अपन ने दो टर्म लिए, एक टर्म जो था r इक्वल्स टू 5 वो कैंसिल हो गया। r इक्वल्स टू 0 के लिए अपन ने इसको सॉल्व करा तो ये 2 की पावर 5 आया, ये आ गया 32। r इक्वल्स टू 10 के लिए अपन ने सॉल्व किया, ये आ गया 9। तो ये दो जो है ये रेशनल टर्म्स आ गई, तो अपना 2 रेशनल टर्म्स हो गया आंसर r इक्वल्स टू 0 और 10 पे। ठीक है, तो यहां तक अपना मेंस का बायनोमियल थ्योरम खत्म हो चुका है। इसके अलावा बहुत ही रेयर कुछ पूछ लेते हैं, वो जो पूछते हैं वो सब इन्हीं से डिराइव होता है। जो बहुत रेयर मैं कह रहा हूँ, अगर बहुत रेयर कोई अलग सा क्वेश्चन आ जाता है तो वो इन्हीं से डिराइव होता है। आप इजीली कर लोगे, प्रैक्टिस करो अपना। और कोई भी डाउट हो तो आप हमारे गूगल ड्राइव पे अपलोड कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, कर लिया होगा वैसे तो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि और वीडियोस का आप लोगों को पता चलता रहे। और 1 मिनट अभी जाना मत, क्योंकि मैं अभी एक और चीज़ बताने वाला हूँ। देखो, ये तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए इसमें एक एक क्वेश्चन ऐड करा हुआ है, लेकिन एग्जाम टाइम से पहले शॉर्ट रिवीजन के लिए कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, मैंने जब अपने जेई मेंस के टाइम पे बनाया था, मैंने ये 2 पेज में लिख लिया था चैप्टर, है ना। ये मैंने बायनोमियल थ्योरम क्या होता है, x प्लस वाई की पावर n, इसका बायनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है ये लिखा हुआ है, उसकी जनरल टर्म लिखी हुई है। मेन मेन पॉइंट जो जो मैं गलती करता था वो सब मैंने नोट किया हुआ है। ये मैंने बहुत बार एग्जाम्स में गलती करी है तो मैंने ये नोट किया हुआ है। ठीक है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ये बहुत बार जेईई मेंस पूछता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। इस 2 केस होते हैं तो दोनों केस लिख दिए। कितनी लाइन में आया ये, 3 लाइन में। उसके बाद ये एक एक लाइन का, ये मेरा गलत नहीं होता था कभी, मेरे को याद रहता था हमेशा, लेकिन फिर भी मेन टाइम पे मैं भूल ना जाऊं इसलिए मैंने ये लिख रखा है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि, है ना। तो उसके नीचे मैंने ये भी लिख रखा है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अब ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन सारे लिखने का जरूरी नहीं है, बेसिक वाले अपन लिख सकते हैं।
बेसिक वाले लिखना जरूरी है ताकि अपन को याद रहे कि अपन को ये अप्रोच भी लगा सकते हैं, अपन ये अप्रोच लगा सकते हैं, या क्वेश्चन जो आया है उसको और कौन सी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब अपन को रिमाइंड करवाने के लिए अपन को एक एक पार्ट तो उनका लिखना पड़ेगा, तभी अपन को याद रहेगा। ठीक है, ये एक पेज था बायनोमियल थ्योरम का जो मैंने मेरे नोट्स बनाए थे उसका, और दूसरा पेज ये रहा। ये 3 फॉर्मूले जो मैंने आपको बोले थे ये बहुत जरूरी है याद रखने। मैं भी भूल जाता था ये फॉर्मूले, लेकिन याद हो गए थे थोड़े टाइम बाद। और लास्ट में टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन जेईई मेंस, ये 60 टाइप के क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को ऊपर बताया, वही 60 टाइप के क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं कि ये क्वेश्चन आते हैं, ये जेईई मेंस में पूछता है, ये मेरे को अगर आते हैं तो मतलब मेरा चैप्टर पूरा हो गया। ठीक है, लास्ट टाइम पे 5 मिनट में पूरा चैप्टर आपको रिवाइज हो जाएगा अगर आपने ऐसे शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ये था अपना शॉर्ट रिवीजन बायनोमियल थ्योरम का। प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छी रैंक लाओगे जेईई मेंस में। पढ़ते रहो। हैव अ नाइस डे।